वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है 2020-21 की, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले समय में जो भी कंपटीशन एग्जाम होंगे, जैसे कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो गया या अन्य जो भी कंपटीशन एग्जाम होंगे, उन एग्जाम के लिए आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्थिक विकास के मुख्य सूचक की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो सूचक हम लेंगे वो कौन सा है? राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीएसडीपी। सबसे पहले हम लेंगे जीएसडीपी, राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद की जो गणना है वो दो आधार पर की जाती है। एक तो स्थिर कीमतों पर। ठीक है, स्थिर कीमतों का मतलब क्या हो गया? किसी आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करना। अब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12। ठीक है, तो 2011-12 के आधार पर राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाएगी उसको हम कहेंगे स्थिर कीमतों पर। और दूसरा होता है वर्तमान समय में, वर्तमान वर्ष जो है उसकी कीमतों के आधार पर अगर गणना की जाए वो आपका हो जाएगा प्रचलित कीमतों पर। अब देखिए, इसमें जो हम डेटा देखेंगे, एक आप 2019-20 का और दूसरा 2020-21, इन दोनों डेटा को आज की इस क्लास में हम देखेंगे। आपका जो एग्जाम है उसमें कौन सा पूछा जाता है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं आपको इन दोनों ईयर के, ठीक है, 2019-20 और दूसरा आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 के बारे में जो डेटा है इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, 2019-20 के जो डेटा हैं वो एक तरह से आपके सारे संशोधित अनुमान हैं, जबकि 2020-21 के जो डेटा हैं वो अग्रिम अनुमान है। ठीक है, अनुमानित है, मतलब इतना हो सकता है क्योंकि हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो पूरा अभी समाप्त नहीं हुआ है, 31 मार्च तक होगा। लेकिन अभी जो बजट आया है 24 फरवरी आज के दिन, जैसे 2021 में, तो जो 2020-21 फाइनेंशियल है इसके बारे में जो अनुमान है वो एक तरह से क्या है? अग्रिम अनुमान है। अब देखिए, जीएसडीपी की अगर हम बात करें तो 2019-20 में, ठीक है, इसका जो संशोधित अनुमान था वो कितना था? ये आप ऐसे याद रख लीजिए, इसको फर्स्ट डेटा जो है 6.888। ठीक है, 6.888 लाख, मतलब 6,88,000 के आसपास था। ठीक है, जबकि 2020-21 के लिए इसका जो अनुमान है वो कितना है? 6.432 लाख है, 6,43,000 के आसपास कुछ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोरोना महामारी के कारण हमारे राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 2019-20 की तुलना में 2020-21 में एक तरह से कम होगा, ये अनुमान लगाया गया है। अब प्रचलित कीमतों पर अगर हम बात करें तो प्रचलित कीमतों पर 2019-20 के लिए जो अनुमान है वो कितना है? 9.989 लाख। ठीक है, 9,98,000 के आसपास जैसे हैं। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो लगभग कितना डिफरेंस है? 3 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, 2019-20 की अगर हम पहले बात कर रहे हैं तो जो स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी, राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, स्थिर कीमतों पर कितना है? 6.88। ठीक है, जबकि प्रचलित कीमतों पर कितना है? 9.98 है। लगभग दोनों में कितना डिफरेंस हो गया? ये 3 लाख का हो गया। इसी तरीके से 2020-21 के लिए अगर हम देखें तो ये अनुमान जो आपका कितना है? स्थिर कीमतों पर है 6.43। ठीक है, 6,43,000 समथिंग कुछ है। तो आप याद कैसे रख सकते हो? 6.432 लाख। जबकि प्रचलित कीमतों पर आपका कितना है? 9.579, 9.579। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पर भी लगभग 3 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जैसे आप याद रख सकते हो 2019-20 का जो अनुमान है, ठीक है, स्थिर कीमतों पर कितना है? 6.88 है, जबकि प्रचलित कीमतों पर कितना है? 9.98 है।
2020-21 20-21 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्थिर कीमतों पर जो अनुमान लगाया गया है, अग्रिम अनुमान, वो कितना है? 6.432 लाख है, जबकि प्रचलित कीमतों पर कितना है? 9.579 लाख। तो फर्स्ट वाला जो डेटा है वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन सब के साथ में जो इकाई है वो आपकी क्या है? करोड़ रुपए में है, ठीक है। लेकिन इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर अगर आपको ध्यान रखना है 6.88 लाख, साथ में आगे करोड़ भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका है वो कितना है? 9.989 लाख करोड़। इसी तरीके से 2020-21 के लिए कितना है आपका? 6.432 लाख करोड़, जबकि जो स्थिर कीमतों पे है, प्रचलित कीमतों पर, वो कितना है? 9.579 लाख। अब देखिए दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है, ठीक है, जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर हमेशा किस में होती है? प्रतिशत में है। तो वृद्धि दर अगर हम स्थिर कीमतों पे देखें, ठीक है, स्थिर कीमतों का मतलब 2011-12 की जो कीमतें हैं आधार वर्ष की, इन कीमतों पर अगर देखा जाए तो जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर है 2019-20 के लिए वो कितनी है? 5.03 है स्थिर कीमतों पर, जबकि प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 8.38 है। तो यहां पर भी लगभग 3% का डिफरेंस है। क्लियर हो गया? जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो वृद्धि दर है, ठीक है, वो कितनी है स्थिर कीमतों पर? 5% के आसपास है, ठीक है, 5.03% है। जबकि प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 8.38% है 2019-20 के लिए। अब 2020-21 की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोरोना महामारी के कारण जो सकल घरेलू उत्पाद है वो एक तरह से क्या हो गया है? कम हो गया है, ठीक है। आपने ऊपर देखा था कि पहले कितना था? 6.88 लाख था 2019-20 में, और 2021 में कितना हो गया? 6.43 हो गया, मतलब कम हुआ है। इसलिए जो वृद्धि दर है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। तो स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि दर है वो कितनी है? -6.61, ठीक है, जबकि प्रचलित कीमतों पर कितनी है? -4.11। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। अब देखिए शुद्ध की अगर हम बात करें, ठीक है, जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसको हम देख लेते हैं पहले। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हो गया? जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से मूल्यह्रास, जो डेप्रिसिएशन होता है, उसको अगर घटा दिया जाता है उसके बाद में जो हमारा घरेलू उत्पाद आएगा वो कौन सा होगा? शुद्ध होगा। तो शुद्ध की अगर हम बात करें तो नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, स्टेट का है हमारा NSDP, ठीक है, ये भी आपका करोड़ में है। तो ये कितना है? इसका जो अनुमान है 2019-20 के लिए कितना है? 6.10, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्थिर कीमतों पर कितना है? 6.10 लाख करोड़ है, जबकि प्रचलित कीमतों पर कितना है? 8.99 लाख करोड़ है। लगभग यहाँ पे भी 3 से थोड़ा सा कम डिफरेंस है, ठीक है, 3 लाख करोड़ से थोड़ा कम का डिफरेंस है। शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद जो हैं स्थिर कीमतों पर कितना है? 6.10, जबकि प्रचलित कीमतों पर कितना है? 8.99, ठीक है। ये किस वर्ष के लिए है? 2019-20 के लिए। अगर हम 2020-21 के अनुमानों की बात कर रहे हैं तो जो अग्रिम अनुमान है वो कितना है? स्थिर कीमतों पर आपका है 5.70 लाख करोड़, जबकि प्रचलित कीमतों पर कितना है आपका? 8.626 लाख करोड़ है। तो यहां पे भी लगभग कितना डिफरेंस हो गया? 3 लाख करोड़ के आसपास डिफरेंस हो गया, 3 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको ये डेटा जो है वो याद रखने हैं। अब देखिए पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति आय जो होती है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर कीमतों पर, ठीक है, ये आपका 2019-20 का है, तो वो कितनी है? 78,000 के आसपास है, ठीक है, 78,390, ठीक है, 78,390 है। जबकि प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 1,15,492, ठीक है। लगभग यहाँ पे जो आपका डिफरेंस हो गया ये 30,000 से थोड़ा ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है।
जो प्रति व्यक्ति आय हैं 2019-20 के लिए कितनी हैं? 78,000 हैं, जबकि प्रचलित कीमतों पर कितनी हैं? 1,15,000 हैं। 2020-21 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितना है आपका? 72,000, ठीक है, 72,297, 72,297, जबकि जो प्रचलित कीमतों पर अनुमान है वो कितना है? 1.09 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है, ये केवल करोड़ रुपए नहीं है, प्रति व्यक्ति आए हैं तो 1.09 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? ये लगभग आपका ये डिफरेंस हो गया 6 लाख के आसपास का डिफरेंस है। और यहां पर भी अगर हम देखें तो कितना डिफरेंस है? 6,000 के आसपास डिफरेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे भी 6,000 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6,000 का डिफरेंस है। इस तरीके से आपको प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम को याद रखना है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो है 2011-12, ठीक है, जो स्थिर कीमतों पे हैं 2019-20 के लिए वो कितनी है? 78,000, और प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 1,15,000, ठीक है, 1,15,000 के आसपास हैं। और 2020-21 के लिए कितनी है? 72,000 है, जबकि ये आपकी है 1,09,000 के आसपास। फिर आगे अगर हम और डेटा देखें, ठीक है, ये हमने देख लिया है सकल घरेलू उत्पाद कितना है 2019-20 का, 2021 का जो अनुमान है, और प्रचलित कीमतों पर कितना है, स्थिर कीमतों पर कितना है, जो वृद्धि दर है, ठीक है, उसमें भी एक तरह से कमी हुई है, ऋणात्मक हुई है। 2020-21 के लिए जो हमारी ग्रोथ रेट है वो एक तरह से क्या रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। अब देखिए विभिन्न क्षेत्रों का अगर हम योगदान देखें, ठीक है, राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है, और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। तो स्थिर कीमतों पर अगर हम देखें, ठीक है, जो हमारा ग्रोस वैल्यू एडिशन है, सकल मूल्य संवर्धन है, उसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान है 2019-20 में कितना था? 26.73, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र का कितना था? 28.57, और जो सेवा क्षेत्र था उसका योगदान कितना था? 44.7, ठीक है। ये सारे परसेंटेज में है। सबसे ज्यादा जो योगदान था वो किसका था? सेवा क्षेत्र का। कितना था? 44.7% था। फिर सेकंड नंबर पे औद्योगिक क्षेत्र था, उसका योगदान कितना था? 28.57, और कृषि क्षेत्र का जो योगदान था सबसे कम था, कितना? 26.73, ठीक है, 2019-20 के हैं। जबकि 2020-21 के जो अग्रिम अनुमान है उसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है? 29.45%, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है? 28.15% है, और सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है? 42.40, ठीक है। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है? सेवा क्षेत्र का। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या है? यहाँ पे कृषि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे किसका है कंट्रीब्यूशन? कृषि क्षेत्र का, एग्रीकल्चर सेक्टर का। और उद्योग क्षेत्र जो है उसका तीसरे नंबर पे स्थान है, ठीक है। अगर क्रम से जमाने के लिए आ जाए कि 2020-21 के लिए जो अनुमान है जीडीपी के बारे में, उसमें विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है उसको घटते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले सेवा क्षेत्र का योगदान है, सेकंड नंबर पे कृषि आएगा, और तीसरे नंबर पे आएगा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। ये स्थिर कीमतों की बात की हमने। अगर हम प्रचलित कीमतों की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का जो योगदान था वो कितना था? 26.80, ठीक है, ये आपका है 2019-20 के लिए। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 26.03%, और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 47.17, और 2020-21 के लिए जो अनुमान है वो कितना है? कृषि क्षेत्र के लिए है 29.77, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 24.80, और सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है? 45.43, ठीक है, ये अनुमान है। तो जो प्रचलित कीमतों पर अनुमान है उसमें भी सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है? सेवा क्षेत्र का है, 45% के आसपास। सेकंड नंबर किसका है आपका? कृषि क्षेत्र का है, ठीक है, लगभग 30% है, ठीक है, 29.77, और उसके बाद में लगभग 25% के आसपास है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है। तो इस तरीके से इन विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, उसके बारे में कुछ डेटा हम और देख लेते हैं।
ठीक है, ये आपका सकल स्थायी पूंजी निर्माण है। ठीक है, प्रचलित कीमतों पर एक तरह से हैं, लेकिन ये एक तरह से अनुमानित नहीं लगाया गया है 2020-21 के लिए। कृषि उत्पादन सूचकांकों की अगर हम बात करें तो इसका भी अनुमान 2020-21 के लिए नहीं लगाया गया है। फिर कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का जो अनुमान है 2019-20 के लिए वो कितना है, 265.81 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन का जो अनुमान एक तरह से 2019-20, ठीक है, 2019-20 के लिए वो कितना है, 265 या 266 आप मान सकते हो लाख मीट्रिक टन है। और 2020-21 के लिए जो अनुमान है, ठीक है, ये अनुमान आपके दिसंबर 2020 तक है, वो कितना है, 271.33 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, कुल खाद्यान्न का उत्पादन आपका ये जो 2020-21 के लिए अनुमान है वो कितना है, मतलब दिसंबर 2020 तक के ही डेटा हैं, और कितना है, 271.33 लाख मीट्रिक टन का अनुमान है। अब देखिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात कर रहे हैं, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2019-20 के लिए कितना अनुमानित था, 126.9, और 2020-21 के लिए जो इसका अनुमान है वो कितना है, 115.67। लेकिन ये जो अनुमान है आपके, ठीक है, वो दिसंबर 2020 तक हैं। थोक मूल्य सूचकांकों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो थोक मूल्य सूचकांक 2019-20 के लिए, ठीक है, कितना था, 316, और प्रतिशत परिवर्तन जो हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में वो कितना हुआ है, 4.73। जबकि 2020-21 के लिए जो अनुमान है वो कितना है, 334.19। ठीक है, इसमें अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि इसमें जो कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था तो अप्रैल और मई के जो सूचकांक है उसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं। ठीक है, 334.19 ये दिसंबर 2020 तक के डेटा हैं, लेकिन इसमें अप्रैल और मई के जो डेटा है सूचकांक है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। और परिवर्तन अगर हम देखें तो ये कितना है, 5.76। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज एक और है जो एग्जाम में आपके पूछी जाती है, ऊर्जा जो है अधिष्ठापित क्षमता, ठीक है, वो मेगावाट में है। तो 2019-20 के लिए जो अनुमान है वो कितना है, 21,000, ठीक है, 21,176 है। जबकि जो 2020-21 है उसमें ये आपको यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, ये किसके लिए है, दिसंबर 2020 तक की है। ठीक है, तो दिसंबर 2020 तक राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी है, 21,836 मेगावाट। ठीक है, ये जो यूनिट है वो किस में है, मेगावाट में। ठीक है, तो अधिष्ठापित क्षमता जो है ऊर्जा की वो कितनी है दिसंबर 2020 तक, 21,836 मेगावाट। और वाणिज्यिक बैंकों का जो शाख विस्तार है वो करोड़ रुपए में है। ठीक है, 3,15,000 करोड़ रुपए हैं 2019-20 का। जबकि 2020-21 के लिए जो अनुमान है वो कितना है, 3.43 लाख करोड़ रुपए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और विशेषताएं हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।